नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा यहाँ कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक समाज के बारे में आज हम यह चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस है, आरएएस है या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स जो हैं उनके लिए, नेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड एंड रीट के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए आज का टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम ये चर्चा वैदिक समाज के ऊपर जो करेंगे, इसके वैदिक सभ्यता जो रही है वो हमारी दो भागों में डिवाइड रही है। जैसे एक ऋग्वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। मैं यहाँ पर आपको ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता दोनों के बारे में अलग अलग पार्ट उसके करके हम पढ़ाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को समझने में बड़ी आसानी रहे, बड़ी सुविधा उसके अंदर रहे, बहुत कंफर्ट फील करें आप उस टॉपिक को समझने के अंदर। ऐसा मेरा प्रयास आज के इस टॉपिक में रहेगा। वैदिक सभ्यता का आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ पिछले टॉपिक के बारे में। इससे बैक वाला टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश होता है, उस विनाश के बारे में हर इतिहासकार की अपने अवशेषों के आधार पर उनका अलग अलग तर्क है। उन तमाम तर्कों में आर्यों के द्वारा किया गया आक्रमण भी सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण बना, ये भी एक तर्क देते हैं। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक भारत में माने जाते हैं वो आर्य माने जाते हैं। आर्यों के लिए ऐसा कहते हैं कि आर्य जो शब्द आता है वो हमारे वैदिक सभ्यता में जो आर्य शब्द हम लेते हैं, ये शब्द काफी स्टूडेंट्स ये सोच जाते हैं कि आर्य जो है वो एक जाति है, क्योंकि आज आर्य वर्तमान में हम देखें तो आर्य एक समाज, एक संस्था भी हमारी है। तो आर्य समाज जो संस्था है, तो उसमें लोग या तो उसको संस्था का रूप लेते हैं या उसको जाति के रूप में लेते हैं, या कुछ भाषाई आधार पर भी उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। जबकि आप भी ध्यान रखिए, आर्य शब्द जो है एक अरि शब्द से आर्य शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति है उसे आर्य कहा जाता है। इसलिए भारत को एक नाम, जो भारतीय क्षेत्र हमारा है, उसके आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आर्यों के क्षेत्र के नाम से। आर्य जो हैं वो हमारे भारत में कहाँ से आए, आर्यों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी, वहां का राजनीतिक संगठन कैसा था, आर्यों के व्यापार की स्थिति क्या रही है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है, और आर्यों के आप ये मानिए कि जो संस्कृति है वो किस प्रकार की है, उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। सभ्यता कैसी रही है उसके बारे में जानकारी आपको आज मैं यहाँ इस टॉपिक के अंदर दूंगा। तो वैदिक सभ्यता का जो चैप्टर, चूंकि ये 2-3 वीडियोज में हमारा स्टार्ट पूरा होगा, तो भाग 1 के अंदर आज हम जो पढ़े हैं वो पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आप यह ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वैदिक संस्कृति और सभ्यता की और सिंधु घाटी सभ्यता, इनकी तुलना हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके टाइम, जो इसका पीरियड है उसके बारे में पहले आपको यहाँ बता रहा हूँ। वैदिक सभ्यता और संस्कृति या वैदिक काल जो रहा है, उसका जो टाइम माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये इसका टाइम रहा है, जिसे इतिहासकार दो भागों में डिवाइड करते हैं हमारे अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। इसलिए हम भी हमारे पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स इसके हैं। पहला है ऋग्वैदिक एरा, यानी कि आप देखिए ऋग्वैदिक काल जिसको हम लोग कहते हैं, इसका टाइम माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और जो दूसरा जो टाइम आता है इसका, वो है उत्तर वैदिक काल, वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। 1500 से 600 को दो भागों में डिवाइड यहाँ पर कर दिया गया है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जैसा भी मैंने आपको कहा कि उसका जो संस्थापक, जो स्थापना की, जो ग्रामीण संस्कृति जो रही है, इसकी जो स्थापना है वो आर्यों के द्वारा की गई है।
आर्य आक्रांता माने जाते हैं, आर्य आक्रमणकारी माने गए हैं इतिहासकारों की राय के माध्यम से। तो वो जो आर्य जो रहे हैं, चूंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ माना करते थे, और जो पहले कहती जाति यहाँ थोड़ी बची हुई थी जो थे, उनको अनार्य कहते थे, यानी कि वो उनको श्रेष्ठ नहीं मानते थे। दरअसल कहीं भी जब हमें शासन करना होता है, या आप ये ध्यान रखिए तमाम स्टूडेंट्स, हमें किसी बड़े पद को प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले स्वयं को श्रेष्ठ मानना होता है। क्योंकि जैसी हमारी फीलिंग्स होती है, जैसा हमारा थॉट होता है, वैसा ही हमें कॉस्मोस सिस्टम में हमें प्राप्त होता है। ये एक विचार रहा है, ये हमें आर्यों से सीखना है उस समय, कि आर्य जब आए तो स्वयं को क्या समझते थे, तो वो उत्तम समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न समझते थे। क्योंकि जब वो ऊंचा सोचेंगे तो आप ध्यान देंगे, तब जाके व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, जो आर्यों ने किया। हिस्ट्री एक विषय में आप यह ध्यान रखना, इतिहास जो विषय है वो हमें तथ्यात्मक रूप से पढ़ने का या रटने का सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री सब्जेक्ट को हमें कंसेप्ट के हिसाब से क्लियर करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा जो है सिविल सर्विसेज तक में काम आता है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आजकल हम देख रहे हैं बड़े कंसेप्ट वाले प्रश्न इस समय आ रहे हैं, और रटाफिकेशन का बच्चा हट रहा है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट की ओर लेकर के यहाँ से लगातार इस टॉपिक में चलूंगा। आप मेरे साथ लगातार यहाँ जुड़े रहें। आर्य जो शब्द है उसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 1.5 लाख से ऊपर जो मंत्र हैं उनमें 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऋग्वेद में जो देखते हैं 33 बार आर्य शब्द का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर हुआ। ये आपका प्रश्न है जो आया हुआ भी एग्जाम में, कि आर्य शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है, तो वो आया है 33 बार। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। ये भी एक आरपीएससी के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका आरपीएससी के द्वारा। ये 2 क्वेश्चन आपको इसी स्टार्टिंग के टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जो आए हुए हैं। अब हम सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता, एक बार इसके बाद हम ये देखते हैं कि सैंधव सभ्यता और वैदिक जो सभ्यता रही है, इन दोनों में इनकी तुलना करेंगे, इनमें अंतर क्या है। सैंधव सभ्यता जो एक हमारी विकसित सभ्यता थी, जो शहरी सभ्यता थी, उसमें क्या चेंज होता है जब वैदिक सभ्यता हमारे यहाँ स्टार्ट होती है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन से और वैदिक एरिया में जो एक डिफरेंस आता है, एक जो चेंजिंग जो होता है, उसको हम थोड़ा यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि इस टाइम क्या बेस इनका रहा था। आप ये देखिए, सैंधव समाज में, जैसा कि आप इसमें नोट्स में आप देख रहे हैं, मैं आपको टू द पॉइंट आपको बताऊंगा यहाँ पर। इसमें पहले हमें बेस देखना है, आधार किस आधार पर इनकी हमें तुलना करनी है, इनका अंतर देखना है। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में बेस क्या रहा। सैंधव सभ्यता का जो समाज है वो मैंने आपको पढ़ाया कि मात्र सत्तात्मक समाज रहा है। उस समय खुदाई के दौरान नारियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा मिली हैं, जिस कारण से उस समाज को इतिहासकारों के द्वारा मात्र सत्तात्मक, मात्र प्रधान समाज की संज्ञा दी गई है। आर्य जब यहाँ पर आए थे तो आर्यों ने यहाँ आकर के आक्रमण जब किया, तो आर्यों का एक थॉट था, एक विचार था उनका। उन्होंने स्त्री को, नारी को प्राकृतिक रूप से कमजोर समझा, इसलिए उन्होंने समाज में थोड़ा चेंज किया, और उन्होंने समाज की जो बागडोर है वो अपने हाथों में रखी, और समाज पितृ सत्तात्मक हुआ। यहाँ नारी का सम्मान तो था, लेकिन 2 अधिकार नारी को नहीं दिए गए, एक तो संपत्ति का अधिकार और एक राजनीति का अधिकार। दोनों अधिकारों से नारियों को वंचित किया गया था उस समय। तो ये समाज जो हुआ वो पितृ सत्तात्मक समाज हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा आता है लिपि, यानी कि लेखन कला का जो ज्ञान था वो क्या सैंधव सभ्यता में था। तो आप ध्यान दें कि सैंधव सभ्यता से हमें लिपि के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए उन्हें लिपि का ज्ञान था। लेकिन वैदिक सभ्यता के अंदर लिपि का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है, क्योंकि उस समय शिक्षा का आधार श्रुति था, सुनकर के शिक्षा प्राप्त की जाती थी। जो शिष्य है वो गुरु के सामने बैठा होता था और वो श्रवण कर रहा था, और श्रुति यानी कि याद करके, श्रवण करके उसको स्मरण करता था, और इस प्रकार वो शिक्षा का आदान प्रदान आगे हुआ करता था। यज्ञ जो प्रचलित है वो ध्यान रखिए दोनों कालों में रहा है। सैंधव सभ्यता के अंदर हमें, जैसे कालीबंगा सभ्यता है तो वहां से हवन कुंड के प्रमाण हमें मिलते हैं, अग्निवेदियां हमें मिलती हैं। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि जो सैंधव सभ्यता के लोग हैं वो यज्ञ से करने से जो थे परिचित थे, और वैदिक सभ्यता के जो लोग रहे हैं मित्रों, वो भी यज्ञ किया करते थे, यानी कि यज्ञों का प्रचलन दोनों में था।
प्रिय पशु में हम देखते हैं सैंधव सभ्यता में जो प्रिय पशु माना जाता है वो कुबड़दार बैल यानी कि वृषभ उसको माना गया है। और वैदिक सभ्यता के अंदर आर्यों को जो प्रिय पशु था वो था अश्व, जिसे हम घोड़े के नाम से भी उसको हम जानते हैं। स्वभाव के आधार पर नेचर जो था वो सैंधव सभ्यता के लोगों का जो नेचर था वो शांति प्रिय था, वो आक्रामक नहीं था। उन्हें आक्रमण करने की एक मनसा उनकी कभी रहती नहीं थी। लेकिन चूंकि आर्यों ने यहाँ भारत पर आक्रमण किया, जो मध्य एशिया साइड से यहाँ पर आए, ज्यादातर मान्यता है कि यहाँ पर वो आए तो उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ मारकाट की, उसके बाद अपने साम्राज्य को स्थापित किया। तो जो आर्य हैं उनको आक्रांता कहा गया है। सभ्यता जो सैंधव सभ्यता जो रही है ये एक शहरी सभ्यता थी, ये एक विकसित सभ्यता थी। यहाँ जो भी प्रमाण हमें मिले वो एक विकास की ओर हमें विकास की ओर हमारी जो दृष्टि है उनके विकास की ओर जाती है। तो हमें पता लगता है कि सभ्यता विकसित रही है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता रही है। वैदिक सभ्यता से जो प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं उस समय ग्रामीण सभ्यता के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। मूर्ति पूजा को लेकर हम बात करें तो आप यह ध्यान रखिए कि मूर्ति पूजा का प्रचलन सैंधव सभ्यता में था, क्योंकि शिवलिंग का जो पूजन होता है वो हम मूर्ति पूजा के रूप में लेके बात कर रहे हैं। तो शिवलिंग की पूजा का जो प्रचलन है वो सैंधव सभ्यता से प्रारंभ हो गया था। आज भी भगवान शंकर के मंदिर में हम लोग शिव मंदिर में देख शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो ये पूजा सैंधव सभ्यता के काल से ही चल रही थी। लेकिन वैदिक सभ्यता के अंदर किसी प्रकार की मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यहां हमें एक बात समझनी है, ध्यान रखिए, मूर्ति पूजा का प्रचलन सैंधव सभ्यता में था, लेकिन मंदिरों का जो निर्माण है वो सैंधव काल में नहीं हुआ था, क्योंकि सैंधव काल के जो लोग हैं वो मंदिर निर्माण कला से परिचित नहीं थे। मंदिर निर्माण जो प्रारंभ होता है वो गुप्त काल से प्रारंभ होता है। और काफी, क्योंकि गुप्त काल जो होता है वैष्णव धर्म का जो विकास है वो बहुत चरम पर हमें गुप्त काल के अंदर मिलता है। और वहां हम देखते हैं कि एक मुखी शिवलिंग, चतुर्मुखी शिवलिंग, अर्धनारीश्वर प्रतिमा, इस प्रकार की जो अनन्य प्रतिमाएं हैं, जो काफी विकास जो होता है वो गुप्त काल के अंदर होता है। वो जब गुप्त काल के चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसकी बात वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार के विकास, धर्म का जो धार्मिक जो स्थितियां हैं वो सब काल की कैसी रही है। तो मूर्ति पूजा का प्रचलन सैंधव सभ्यता में था माय डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं था। वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। लास्ट पॉइंट इसका जो हम बात कर रहे हैं वो आर्थिक आधार की बात करते हैं कि आर्थिक आधार क्या रहा। तो आप ये ध्यान रखिए, सैंधव सभ्यता में आर्थिक आधार कृषि जो रहा है, जहां से हमें विकसित कृषि के प्रमाण मिलते हैं। दोहरी खेती जिसके प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से हमें मिलते हैं, जिसको गृढ़ खेती, जालनुमा खेती भी कहा जाता था। और व्यापार, जो व्यापार ज्यादातर जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। हमारे लोथल बंदरगाह जैसे एग्जाम्पल्स हमारे पास काफी वहां पर आते हैं। जो विदेश से जो व्यापार हमारे हो रहे थे उसके, उनके विदेशों से व्यापारिक संपर्क हमारे स्थापित थे, उसके प्रमाण हमें वहां से मिलते हैं। वैदिक सभ्यता के काल के अंदर देखते हैं कि यहाँ कृषि जो था वो आर्थिक आधार था। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंदर जो कृषि है वो कृषि का विकास ज्यादा नहीं था। उत्तर वैदिक काल के अंदर कृषि का विकास ज्यादा होता है। आर्यों का दूसरा जो साधन था वो पशुपालन था। पशुपालन उस समय ज्यादा किया जाता है। और पशुपालन में मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण पशु आता है वो गाय आती है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, आगे उस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। ये एक तुलना हमने सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मध्य की है। ये कंपैरिजन हमको करना जरूरी था, क्योंकि हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की ओर कदम इस समय रख रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों को दोनों चैप्टर्स की तुलना, दोनों सभ्यताओं की तुलना आपस में होना बेहद जरूरी है। आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन कभी इंटरव्यूज के दौरान इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं लेकर के कि सैंधव सभ्यता से वैदिक सभ्यता में क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ। तो समाज मात्र सत्तात्मक से पितृ सत्तात्मक हुआ, या हमसे ये कहा जाए लेकर के कि सभ्यता जो है, क्या सभ्यता में क्या परिवर्तन थे। तो परिवर्तन उस शहरी सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता वहां पर आई। इस प्रकार का तुलनात्मक जो अध्ययन है वो आप लोगों के सामने यहाँ मैंने अभी रखा और आपको समझाया। नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल देख के बना सकते हैं। और मैं कहता हूँ नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप वीडियोस को एक दो बार सुन लीजिए
बहुत ज़्यादा समय विशेष तौर पे सभी विद्यार्थी इस बात को सुने, ज़्यादा आपको मेरी जो वीडियो क्लासेज हैं उनमें ज़्यादा आपको टेंशन में लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने कान में लीड लगा के या जैसे भी बैठ के शांति से आप वीडियो को 2 बार भी सुन लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर गारंटेड क्लियर हो जाएगा और आपको अन्य किताबें पढ़ने की आवश्यकता वहाँ नहीं होगी। अब हमें जो देखना है, जो विवाद अब तक बना हुआ है, वो विवाद सवाल ये है कि आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान है, जो उनका मेन रेजिडेंस था, वो कहाँ पर था। आर्य जो भारत में आए वो किस साइड से आए। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। हर इतिहासकार ने उनको अलग अलग तरीके से बताया है कि वो कहाँ कहाँ के रहने वाले रहे हैं, कैसी उनकी स्थिति है। आपको ये बेस खास तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है। बाकी जो हमारे सिविल सर्विसेज, नेट्स और इधर फर्स्ट ग्रेड वगैरह एग्जाम में तो आते ही आते हैं। बहुत बेटर क्लास जो इस क्लास के अंदर बहुत बेटर नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अब आप इसको आप ध्यान रखें। आप ध्यान दीजिए, आर्यों का जो निवास स्थान है उसके बारे में जो अलग अलग राय इतिहासकारों की है, उससे मैं आपको अब इस टॉपिक पर हम डिस्कस अब करेंगे। यहाँ पंडित बाल गंगाधर तिलक का नाम हम सर्वविदित है, हम सब ने सुना हुआ है। हमारे देश के बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। उन्होंने जो आर्यों का निवास स्थान बताया है वो उत्तरी ध्रुव बताया है, जिसे हम आर्कटिक भी कहते हैं। आप ये ध्यान रखिए, ये एग्जाम एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो आर्यों का निवास स्थान आर्कटिक बताने वाले विद्वान हैं। यहाँ जब स्टूडेंट जब हिस्ट्री पढ़ रहा होता है या पढ़ा रहे हो तो वो चीज़ों को लिंकअप नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चा उत्तरी ध्रुव को तो पढ़ रहा है, यदि उसे पता नहीं है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को हम किस और दूसरे किस नाम से जानते हैं ज्योग्राफिकल बेस में, तो उसे पता होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो मूल रूप से जो देखा जाता है कि यहाँ आर्यों का जो निवास स्थान रहा है, आर्यों की जो स्थिति है वो कैसे रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, आर्यों को जो माना जाता है वो विशेष तौर पे अलग अलग राय तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मानते मध्य एशिया का मूल निवासी उन्हें माना जाता है। कहते हैं मध्य एशिया में, जैसे आप इन नक्शे के अंदर आप देख रहे हैं, आपको बताया कि मध्य एशिया के अंदर देखा जाता है जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान का जो इलाका है वो मध्य एशिया के अंदर आता है। विशेष रूप से आप ये ध्यान रखिए, इस मध्य एशिया से आर्यों का जो आगमन, कहते हैं पूर्वी शाखा जो आर्य आए वो हमारे यहाँ भारत के अंदर एंट्री हुई। आर्यों का निवास जब आर्य यहाँ पर आए तो वो आकर के, कहते हैं अफगानिस्तान और पंजाब का विशेष तौर पे जो क्षेत्र है वो यहाँ आकर के बसे थे। यहाँ लेकिन भारत में ये मानते हैं कि आर्य जो आए थे सबसे पहले वो सप्त सैंधव प्रदेश में थे। वो डिटेल हम लोग आगे भी लेंगे, लेकिन इसके बाद मैं आपको भी बता, पहले हम यहाँ डिस्कस ये कर लेते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों की राय उसमें क्या रही है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पंडित बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक जो उसको बताया है। इनकी बुक जिसका नाम हमें मिलता है दी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, दी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस के अंदर हमें ये जानकारी मिलती है कि उत्तरी ध्रुव जो रहा है वो इनका मुख्य निवास स्थान रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो रहे हैं उन्होंने इनका निवास स्थान तिब्बत बताया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 2 किताबें जिसे हम सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जानते हैं, एक बुक इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पुस्तकों के अंदर जो हमें जानकारी मिलती है वो इसके मिलती है कि आर्य जो थे वो तिब्बत के रहने वाले थे। आप अब ये ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं हाथों हाथ आपको बता दूंगा कि किन किन टॉपिक के बारे में एग्जामिनर बार बार पूछ रहा होता है, आपको वहाँ विशेष नाम खास तौर पे ध्यान रखना है। एक पंडित बाल गंगाधर तिलक का आपको याद रखना है, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती वाला भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने इसके बारे में जानकारी सप्त सैंधव प्रदेश की हमें दी है। सप्त सैंधव प्रदेश जो 7 नदियों का क्षेत्र रहा है वो उसकी जानकारी भी हम लेंगे। उनकी बुक है ऋग्वेदिक इंडिया, उसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि आर्य जो सबसे पहले वो सप्त सैंधव प्रदेश के अंदर आए थे। मैक्स मूलर और
जे.जी. रीड, आपको मैक्स मुलर का नाम खास तौर पे ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो मैक्स मुलर और जे.जी. रीड ने जो निवास स्थान आर्य को बताया वो बैक्ट्रिया बताया है, जो कि मध्य एशिया का क्षेत्र माना जाता है। इसकी बुक है लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस के नाम से जो जानी जाती है। इसके बारे में जो गाइल्स रहा है उसने डैन्यूब नदी जो और हंगरी जो क्षेत्र रहा है वहां से इसको माना है। जेनका, जिसे पेनका के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने बताया है जर्मनी। एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग और कीथ ये बताते हैं जो मध्य एशिया का जो एक मुख्य भाग जो माना जाता है पामीर पठार, ये आर्यों का मुख्य निवास स्थान मानते हैं। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड व नेहरिंग ने माना है जो त्रिपोलजे दक्षिण रूस का जो क्षेत्र रहा है, दक्षिण रूस का जो त्रिपोलजे के नाम से जाना जाता है, वो जो है गार्डन चाइल्ड व नेहरिंग ने इसको माना है दक्षिण रूस, जो कि आपको खासतौर पर गार्डन चाइल्ड का आपको यहाँ ध्यान रखना है। देवी का प्रदेश जो कि मुल्तान के अंदर है, उसके डी.एस. त्रिदेव का कहना है कि देवी का प्रदेश के अंदर ये रहने वाले थे। एल.डी. कल्ला का मानना है कश्मीर जिसे हिमालय क्षेत्र के अंदर जो उनको माना है। डॉक्टर राजबली पांडे मध्य देश हमें बताते हैं। पंडित गंगानाथ झा का जो मानना है वो ब्रह्मऋषि देश का स्थान जो इन्होंने बताया है। यहाँ आप ये ध्यान रखिए इन तमाम अलग अलग स्थानों के बारे में, क्योंकि इन इतिहासकारों की, इन दार्शनिकों की जो दृष्टि रही है, जो इतिहास है, उस आधार पर अपने तर्क इन्होंने दिए हैं। किसी ने भाषागत आधार दिया है, किसी ने रीति रिवाजों को आधार बताया है, किसी ने उनके जो फिजिक है उस आधार पे बेस पे कहा है। चूंकि वो डिटेल ज़्यादा हमें यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है उस डिटेल को लेने के लिए, हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में चाहे वो नेट का एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, या आपके पीसीएस वाले एग्जाम्स हैं, उसमें सीधा आपसे पूछा जाता है कि यहाँ आप ये बताएं कि ये किन के द्वारा है। आजकल एक रूटीन एग्जामिनर का बन गया है कि वो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस देता है, उसमें आपसे ये कहेगा कि आप ये बताइए कि इन्हें सुमिलित कीजिए कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे, या वो ये कहेगा निम्न में कौन सा सुमिलित है, गैर सुमिलित है, कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको माय डियर स्टूडेंट से बता करके चलना है, आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आर्य जो थे उसमें देखिए अलग अलग राय हो चुकी है, लेकिन एक राय जरूर आएगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा मत दिया जाएगा। सबसे ज्यादा मत देने के लिए बात की जाती है जो यूरेशिया, जो कि एक एल्पस जो पर्वत है उसका पूर्वी जो भाग है, वो यूरोप और एशिया दोनों को मिलकर के जहां मिलती हैं उसको यूरेशिया कहा जाता है। इस यूरेशिया जिसका समर्थन डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद जो करते हैं वो यूरेशिया का समर्थन करते हैं, और सर्वाधिक जो प्रमाणिक जो मत बताते हैं वो ये संपूर्णानंद जी का मत जाता है और वह यूरेशिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखिए आर्यों का जो प्रमाणिक रूप से निवास जो माना गया है वो माना गया कौन सा, डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा बताया गया यूरेशिया को माना जाता है। एक तमाम स्थान से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। आर्य जैसे मैंने कहा कि यहाँ आकर के बसे, तो वो अफगानिस्तान और पंजाब का जो क्षेत्र है वो यहाँ आए थे। यहाँ आकर के हम देखेंगे इसमें कि आप देखिए ये जो है ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान वाला इलाका है, इसके बाद ये पंजाब वाला इलाका यहाँ आता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सारा जो यहाँ पहले माना जाता है, तो जिससे हमें देखना है कि आर्य जो हैं अफगानिस्तान और पंजाब, ये 2 फील्ड मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि जिसके अंदर आकर के वो बसे थे। अफगानिस्तान हमारा जो ऋग्वेद है, जो सनातन संस्कृति हिंदू धर्म का जो प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, उस ऋग्वेद में अफगानिस्तान के अंदर बहने वाली कुछ नदियों का उल्लेख हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि अफगानिस्तान में बहने वाली ऋग्वेदिक कालीन कौन सी नदियां हैं। एक एग्जाम में और आया था ये। अब आप ध्यान रखिए कि अफगानिस्तान की जो नदियां यहाँ पर उल्लेखित होती ऋग्वेद के अंदर, उसको कुभा, जिसे काबुल के नाम से कुरबू, जिसे कुर्रम के नाम से गोमती, जिसे गोमल कहते, सुवास्तु जिसे स्वास्थ्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कुभा, कुभू, गोमती, सुवास्तु, ये जो नदियां हैं ये अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स को आपको ये बेस ये क्लियर हो कि ये जो नदियां हैं
ये नदियां कहाँ बहने वाली हैं, या अफगानिस्तान में बहती है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान की ये नदियां रही हैं। दूसरा, सप्त सिंधु प्रदेश। सिंधु एक नदी पार्ट, यहाँ से 7 नदियों का जो क्षेत्र है, जिसमें सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब, इन 7 नदियों का क्षेत्र जो पंजाब का इलाका पड़ता है। पंजाब यानी 5 नदियों का वो क्षेत्र है। सिंधु सरस्वती जो फील्ड जो मिल जाता है वो पाकिस्तान, चूंकि देश जब बटा है हमारे भारत 1947 में, भारत का जो विभाजन हुआ है उसके बाद ही डिवाइडेशन इसके अंदर अलग आया है बात है, लेकिन हम बात इसमें ऋग्वेद काल की कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखिए, हिस्ट्री का एक विशेष एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे होते हैं, यहाँ स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक कर देता है, और वो क्या करता है, कहता है कि सर कई बार हिस्ट्री जो हिस्ट्री मिस्ट्री वाली बात हो करता है, याद नहीं हो पाती। मैंने अपने एक्सपीरियंस में पढ़ाने के दौरान ये देखा, स्टूडेंट रटता है। हिस्ट्री में आपको खास तौर पे ध्यान रखिए, जिस काल को आप पढ़ रहे होते हैं, जिस एराज की हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, आपको उस युग में काल्पनिक रूप से जीना चाहिए। आप ये मानिए पढ़ते समय कि मैं उस युग में हूं, और फिर उसको लिंकअप हम लोग बाद में कर सकते हैं, आज इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो जिससे हम उसी बात को कर रहे हैं। तो आज हम पंच आप की बात करें तो पंच प्लस आप यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र, तो वो सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चनाब, ये अलग पार्ट, लेकिन जो सरस्वती सिंधु जो पार्ट है वो उनको भी यहाँ जोड़ा से जाता है उस समय। तो ये कुछ अफगानिस्तान यानी कि आज हम बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब, ये जो फील्ड है पूरा का पूरा, आप ये मानिए जो आर्यों का जो आगमन हुआ है एक तरीके से, वो भारत में उत्तर पश्चिम की ओर से हुआ है, और आर्यों के द्वारा ही आक्रमण भारत पर, आज के वर्तमान भारत का जो दृश्य है, तो वो जो आक्रमण हुआ है वो उत्तर पश्चिम से आर्यों का तो हुआ, लेकिन उसके बाद जितने भी अटैक भारत पर हुए हैं, इंडिया ने जितने अटैक्स को जो एक्सेप्ट किया है वो सारे के सारे उत्तर पश्चिम की ओर से हुए हैं। आपको खास तौर पर ध्यान रखना है हम विशेष तौर पे। तो 2 बेस यहां से रहा, लेकिन हमें, मैंने कहा कि अब 2 बातें हम कि एक ऋग्वेदिक एरा और उत्तर वैदिक एरिया के बारे में हम यहाँ बात करनी है। ऋग्वेदिक काल वो काल है जिसमें हमारे जो 4 वेद हैं, इन चारों वेदों में जो 4 वेद आप देख रहे हैं यहाँ की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो वैदिक देवताओं की स्तुति इसके अंदर है। यज्ञों से संबंधित जो है यजुर्वेद है। गायन पद्धति जिसमें छंदों को जो गायन होता था यज्ञ के दौरान, वो सामवेद में है। और हमारे संस्कार और कर्म कांडों को जो वर्णन है, वो वर्णन जो है वो हमारा अथर्ववेद के अंदर आता है। इनमें सबसे पहले हम ऋग्वेद की जो चर्चा है वो आज यहाँ पर कर रहे हैं। पहले ऋग्वेद पर डिस्कशन करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद सबसे पहले रचा गया वेद है। हालांकि इसके लिए भी इसका काल जो रहा है वो अलग अलग रहा है, कि किस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना की गई थी वो बात में हम लोग आगे करेंगे। लेकिन यह देखते हैं कि ऋग्वेद जो हमारे हिंदू धर्म और जो सनातन संस्कृति है उसके प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है वो ऋग्वेद, इस ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता से की जाती है। जेंद अवेस्ता एक धार्मिक ग्रंथ है ईरानियों का, तो जिससे क्या है कि इसकी तुलना इससे की जाती है। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद दरअसल है क्या? ऋग्वेद का जो मीनिंग लिया जाता है, ऋग्वेद का अर्थ होता है जिसमें छंदों या ऋचाओं का जो संग्रह है उसे ऋग्वेद कहा जाता है। इस ऋग्वेद में 8 अष्टक यानी कि 64 अध्याय हैं। एक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं, तो इस तरीके से 8 गुना 8 जो हम बात कर 64, इसके अंदर चैप्टर्स हो जाते हैं। और मंडल जो हैं वो 10 मंडल इसके अंदर हैं। मंडल में मंत्र हैं, मंत्रों को जिनको सूत्र कहा जाता था, सूत्र में खंड शामिल और खंडों को ऋचाओं के नाम से जानते हैं। यहाँ इसके ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं, आपको खास तौर पे ध्यान रखिए। 3 पार्ट, साकल, बालखिल्य और वास्कल। इनमें साकल के अंदर 1017 इसके मंत्र हैं, और बालखिल्य में जो है वो 11 मंत्र हैं। यदि इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 1028 सूक्त इसके अंदर हो जाते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में 1028 सूक्त इसके अंदर शामिल होते हैं। यहां हम देखेंगे कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों में आप खास तौर पे ध्यान रखिए, दूसरे से लेकर के और 7वें तक का जो मंडल है वो मंडल प्राचीन मंडल माना जाता है, उसका प्राचीन पार्ट माना जाता है। बाकी जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। अब इन मंडलों में मैं आपको बताऊंगा लेकर के कि कौन सा मंडल है
और उसका रचनाकार किसे माना जाता है, और अंगिरा जो समर्पण है वो किन को किस प्रकार से रहा है, कैसी स्थिति है। पहले आप ये ध्यान रखना कि जो वेद हैं या जो हमारा साहित्य रहा है, इसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। इन्हें कहते हैं कि अपौरुषेय जो कहा गया, उस नाम से भी जाना गया, नित्य भी कहा गया है। उसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा कि इनको ऐसा क्यों कहा गया है, किस प्रकार की स्थिति है। लेकिन पहले इन मंडल की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। पहला मंडल जिसका रचनाकार कहते हैं अंगिरा ऋषि को माना जाता है। ये समर्पण जो हुआ है, जो समर्पित है, अंगिरा ऋषि को ही समर्पित है। दूसरा जो मंडल है घृत समद, इसकी रचनाकार रहे हैं, जो कि इंद्र जो राजाओं का देवताओं का राजा माना जाता है, उसे समर्पित रहा है। तीसरा जो मंडल है वो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। यहाँ जो उल्लेख आता है विष्णु, अग्नि, गायत्री और गायत्री मंत्रों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। गायत्री मंत्र की जो रचना विद्यार्थियों जो की गई है वो की गई विश्वामित्र के द्वारा। आपको खास तौर पे यहाँ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हमारा होता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का जो रचनाकार है वो कौन, वो विश्वामित्र है। विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है। चौथा जो है वो अंगिरस के द्वारा रचित है, लेकिन इसमें जो 3 मंत्रों की रचना जो की गई है वो 3 राजाओं के द्वारा की गई है, जिनका नाम है राजा ऋषदस्यु, अजमीड और पुरमीड। राजा ऋषदस्यु, अजमीड और पुरमीड, इन 3 राजाओं के द्वारा 3 मंत्रों की रचना जो की गई है वो चौथे अध्याय के अंदर हमें मिलता है। 5वां जो अध्याय वो अत्रि के द्वारा रचित माना जाता है। छठा भारद्वाज अंगिरस के द्वारा रचित है। 7वां जो वशिष्ठ के द्वारा रचित, जिसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सर्वाधिक प्रमाणिक है, तो वो 7वां मंडल सबसे प्रमाणिक माना गया। 8वां जो मंडल है वो कर्ण ऋषि के द्वारा जो है रचित है। 9वां जो मंडल है वो ऋषि सोम के द्वारा रचित है। और 10वां मंडल जो है वो महासूक्त के द्वारा रचा गया है। सोम, देखिए यहाँ ऐसा कहा जाता है कि सोम का जो उल्लेख आता है, यहाँ कुछ इतिहासकार सोमरस की भी बात करते हैं। सोमरस जो देवताओं का पेय माना जाता था। कहते हैं कि सोम का जो उल्लेख है या सोम से संबंधित कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल जो है वो सोम से संबंधित है। क्योंकि एक बात आप ये ध्यान रखिए, हमारा जो एंशिएंट जो हिस्ट्री है, कंट्रोवर्सियस थोड़ी स्थितियां हैं यहाँ पर, क्योंकि इतिहास से हमें जो विदेशी आक्रमणकारी रहे, हमारे इतिहास को उन्होंने नष्ट किया, ये पूरा इतिहास हमारा जानता है, तो जिससे वास्तविक की जानकारी हमें थोड़ी कम मिल पाती है। इसलिए यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाने के दौरान ऐसा होता है कि कई अलग अलग किताबें जो होती हैं उनमें जो इतिहासकार हैं या ये इतिहास के जो ज्ञाता हैं उनकी दृष्टि उसको देखने का अलग होती है, तो अलग अलग राय अपनी वो इसलिए देते हैं क्योंकि तर्कों के आधार पर वो उसको लिख रहे होते हैं। 10वें, अब ध्यान रखिए, 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें चतुर्वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण जो समाज में विद्यमान थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों वर्णों में जो प्रारंभ में कहते हैं, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया है। द्विज में जो शामिल नहीं है वो शूद्र शामिल नहीं है। ये सेकंड ग्रेड एसएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। आप ये ध्यान रखिए कि यानी कि द्विज जो नहीं है वो कौन नहीं है, द्विज में कौन शामिल नहीं है, तो वो शूद्र शामिल नहीं है। द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हो। एक बार जन्म, जैसे मानव जन्म अपने माँ के गर्भ से लेता है उस प्रकार प्राकृतिक रूप से उसका जन्म होता है। दूसरा जन्म जो माना गया, जब जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार जब किया जाता है, तो वो मनुष्य का दूसरा जन्म माना जाता है। इस प्रकार मनुष्य के 2 जन्म माने गए, इसलिए उनको द्विज की संज्ञा दी गई। क्योंकि प्रारंभ में जो है उपनयन संस्कार का जो अधिकार है वो शूद्र को नहीं था, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 लोगों के अधिकार के कारण इनको द्विज की संज्ञा इनको दी गई है। इसमें जो दूसरे से और 7वां जो मंडल है उसे वंश मंडल, परिवार मंडल या कुल मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऋषि परिवारों के द्वारा जो इसको लिखा गया था और सबसे प्राचीनतम यही रहे हैं। और मैंने कहा कि पहले आपसे कि इनको दूसरे से 7वें मंडल प्राचीन रहे, इनको बाद में छोड़ा गया। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, जिसम, शाकल, वास्कल, आश्वलायन,
संकायन और मांडुक्य के नाम से हम जानते हैं उसको। ऋग्वेद जो रहा है, इस ऋग्वेद की जो भाषा है वो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसको वैदिक संस्कृत उस समय की थी, जिसे प्राक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद जो बारे में जो ऋग्वेद को जो लिखा गया था वो भूंज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। भूंज वृक्ष की छाल पर ऋग्वेद की जो अंकित जो पांडुलिपि है, उस पांडुलिपि आज वर्तमान में भी हमारे यहाँ जो है मौजूद है, तो वो कश्मीर से प्राप्त हुई थी। आप ये ध्यान रखिए, जब यज्ञ के दौरान ऋग्वेद की ऋचाओं का जो उच्चारण किया जाता था, जिस पुरोहित के द्वारा उच्चारण किया जाता था, उस पुरोहित को होता कहा जाता था। आप ये ध्यान रखिए, चारों वेदों के उच्चारणकर्ताओं को अलग अलग हम देखेंगे यहाँ पर, लेकिन ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है उसको होता के नाम से जाना गया। आपको विशेष तौर पर यह ध्यान यहाँ पर रखना है। ऋग्वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद जिसके अंदर चिकित्सा संबंधी वर्णन है, इसका जो प्रवर्तक माना जाता है आयुर्वेद का, वो प्रजापति को माना जाता है। आयुर्वेद जो कि चिकित्सा पद्धति का वर्णन इसके अंदर है, जिससे जो मनुष्य है उस मनुष्य का जो बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेद जो रहा है उसका जो ये उपवेद है वो ऋग्वेद का है, जिसका प्रवर्तक मैंने आपको बताया प्रजापति के नाम से उसे जाना जाता है। ऋग्वेद देखिए हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकी और ऐत्रेय। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो दो ग्रंथ हैं, वो हैं कौशिकी व ऐत्रेय। ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जो यज्ञ कर्मकांड हैं ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए थे। ये सारा ऋग्वेद जो वैदिक साहित्य है उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर आपसे करूंगा। तो ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जिनके अंदर यज्ञ कर्मकांडों का वर्णन है, जो ब्राह्मणों के द्वारा रचित है, इसलिए इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। और इसके अंदर कौशिकी और ऐत्रेय नामक दो ग्रंथों का उल्लेख आपका आता है। अब हमें देखना है कि ऋग्वेद जो है वो रचा कब गया था, उसका रचना काल क्या माना जाता है। जैसे आर्यों के निवास स्थान के बारे में एक विवाद है, ऐसा ही क्या है कि ऋग्वेद की रचना काल के बारे में भी अलग अलग तर्क हमारे यहाँ पर आते हैं। हर स्टूडेंट्स को यह सतर्क हो जाना है कि अब हमें इसको बेस याद रखना है। हमारे सिविल सर्विस के एग्जाम में, प्री वगैरह एग्जाम में इनको जब पूछा जाता है लेकर के, तो खासतौर पर ध्यान रखिए। मैक्स मूलर जो इतिहासकार हुए हैं उनका ये मानना है कि ऋग्वेद की जो रचना है वो 1200 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग इसका काल रहा है। जैकोबी का मानना है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई है। पंडित बाल गंगाधर तिलक का कहना यह है कि जो ऋग्वेद का जो पहला मंत्र लिखा गया था वो 6000 ईसा पूर्व लिखा गया था। विंटरनित्ज जो हैं वो मानते हैं कि 2500 यानी कि 2500 ईसा पूर्व से और 2000 ईसा पूर्व के मध्य इसकी रचना हुई है। लेकिन मित्रों ये ध्यान रखिए, सामान्य रूप से जो एक राय कायम होती है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो बीच का जो समय है, उस समय के अंदर ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। ऋग्वेद ध्यान रखिए, जो ऋग्वेद की रचना की गई है वो सरस्वती नदी, जो एक पवित्र नदी मानी जाती है, उसके किनारे की गई है, जिसे आज हम राजस्थान के अंदर जो बहती है, जो घग्गर नदी जो बहती है, विलुप्त प्राय हो चुकी है, तो उसको भी जो है सरस्वती उस समय एक पवित्र नदी के नाम से उसको हम जानते हैं। ऋग्वेद में हमें देखना है कि उल्लेख किस किस का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखिए कि ऋग्वेद के अंदर उल्लेख किसका आया है, या इसका किस, जैसे गायत्री मंत्रों का उल्लेख जो है वो कौन से वेद में है, तो ऋग्वेद के अंदर है। ये प्रश्न खासतौर पर आपको ध्यान रखना है। अब ये कहा गया है लेकिन कि जो ऋग्वेद में उल्लेख आ रहा है, एक मूंजवंत चोटी है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो उसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर है। गायत्री मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर हो गया। सरस्वती नदी को पवित्र नदी की संज्ञा यहाँ दी गई है। यमुना नदी जिसका 3 बार नाम का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर होता है। गंगा नदी जिसे जाह्नवी के नाम से भी जानते हैं, गंगा नदी को जाह्नवी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखें, जाह्नवी किस नदी का नाम है, तो गंगा नदी का नाम है। इनका उल्लेख 1 बार हुआ है। एक हमारा वाक्य, संस्कृत का वाक्य अस्तोमा सदगमय है। अस्तोमा सदगमय वाक्य भी ऋग्वेद से लिया गया है। दस्तु हत्या जो है इसका उल्लेख बार बार ऋग्वेद के अंदर होता है। दस्तु हत्या का उल्लेख दास की हत्या,
लेकिन दास की हत्या का कोई प्रमाण जो है वो ऋग्वेद के अंदर नहीं मिला है। ये कंट्रोवर्सी यहाँ पर ध्यान दें कि यदि हम ये कहें कि यदि दास की हत्या उस काल में नहीं की जाती थी तो फिर दस्तु हत्या जो शब्द उसका बार बार प्रयोग क्यों हो रहा है। तो हो सकता है ये इस बात के लिए किया जा रहा हो कि वे दस्तु हत्या जो निषेध है, यहाँ दास की हत्या नहीं की जाती है, इस प्रकार का उल्लेख भी वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन दस्तु दस्तु जो हत्या शब्द है इसका बार बार उल्लेख हुआ है। यहाँ देवता जो है पहले प्राकृतिक देवताओं को पूजन हुआ करता था, जैसे पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, इनका पूजन किया जाता था, क्योंकि जो देता है वो देवता। इस प्रकार के स्थितियां हम लोग पढ़ते भी हैं, जब यज्ञ वगैरह होता है तो हम लोग बोलते भी हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आकाश देवो भव, पृथ्वी देवो भव, सूर्य देवो भव, चंद्रमा देवो भव। इस प्रकार के वो बात हम करते हैं, क्योंकि जो दे रहा है हमें, हम उसकी पूजा करते हैं, उसे देवता मानते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं। ये एक हमारी सनातनी संस्कृति, एक वैदिक संस्कृति रही है यहाँ। लेकिन उसके बाद नवीन देवताओं का उदय होता है जिसमें इंद्र का नाम आता है। इंद्र जैसे देवताओं का राजा का है, वर्षा के देवता माने जाते हैं। हमारे राजस्थान में भी एक देवता है जिन्हें मामादेव को भी, मामादेव की तुलना जो है वो इंद्र से की गई है, उन्हें भी वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा सूक्त जो आए हैं देवताओं को लेकर, ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, देवताओं को लेकर के जो सूत्र हैं वो इंद्र के बारे में सूक्त हैं, जिसमें 250 सूक्त यहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा। और इंद्र को पुरंदर कहा गया, यानी दुर्गों का विजेता जो कहा गया है वो इंद्र को कहा गया। अग्नि के बारे में सूक्त जो है वो 200 सूक्त मिलते हैं, दूसरे नंबर पर इनका स्थान आता है। अग्नि जो रहे हैं वो देवताओं और मनुष्य के बीच का माध्यम रहे हैं, संपर्क का माध्यम रहे हैं। जब भी कोई भोग जब किसी देवताओं को लगाया जाता है, हमारा श्रद्धा भोग जब हम लगाते हैं तो वो अग्नि पर लगाते हैं, अग्नि के माध्यम से ही क्या है कि देवताओं तक वो बात पहुंचती है। तो यहाँ जो आप ध्यान रखो कि जो अग्नि है वो अग्नि देवताओं के और मनुष्य के बीच का माध्यम माना गया है। यहां हमने देखा कि इन ऋग्वेद के अंदर इन बातों का यहाँ उल्लेख हुआ है। अब मैं हमारी चर्चा का जो विषय अब हमारा रहेगा, हमें देखना है कि जो ऋग्वेद काल है उस ऋग्वेद काल के अंदर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कैसी रही। जब कहीं कॉलेज लेक्चर्स में या जो जिन्हें आजकल हम लेक्चर्स, एक जो शब्द है वहां से हट गया कॉलेज के लिए, एक बड़ी लड़ाई के बाद तो कहते हैं अब एसोसिएट प्रोफेसर्स कहा जाता है, और स्कूल के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड जो टीचर्स होते हैं उनको लेक्चर्स की संज्ञा दी जाती है। तो जो कॉलेज के जो एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं उनको जब इंटरव्यूज होते हैं खासतौर और या फर्स्ट ग्रेड में आता है या कहीं जब कभी बात जब की जा रही हो तो वहाँ इस प्रकार की चर्चा जो होती है टॉपिक्स में की जाती है, आपसे आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है। तो हम विद कंसेप्ट जो है पॉलिटिकल सिस्टम उस समय का क्या था, सोशल सिस्टम क्या था, कल्चरल सिस्टम वहाँ का क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, वो बेस सारा हम तैयार हमें करना है। अब हमारा जो डिस्कशन है वो राजनीतिक जो व्यवस्था रही है, वहाँ की राज व्यवस्था के बारे में चर्चा जो हमें करनी है वो ऋग्वेद काल की अब हम इसके बारे में करते हैं। दरअसल राजनीतिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि जो विभाजन है वो उस काल में किस प्रकार से था। आज और विभाजन के अंदर देखते हैं किसकी यूनिटी के बाद क्या बना करता था। परिवार जो रहा है वो परिवार जो सबसे छोटी स्थिति रहती है, लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ कुल जो है उसका निर्माण जो होता है वो परिवारों को मिला करके होता है। आपको ध्यान रखिए परिवार उस काल में जो था वो निम्नतम इकाई, एक बेस, उसमें यहाँ का जो परिवार था उस परिवार का जो मुखिया का जो अधिकार था वो पिता के पास था। यदि पिता नहीं होता है तो ज्येष्ठ भ्राता जो रहा है उसके पास यदि सर्वाधिकार सुरक्षित थे। पिता उस काल में अपनी संतान को दंडित कर सकता था, देश निकाला दे सकता था, उसे शारीरिक दंड भी दे सकता था। ये पिता के पास सर्वाधिकार सुरक्षित थे। यहां हम इतिहास में हम देखते हैं, जब हम मोहम्मडन हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब यमानी मुस्लिम इतिहास को जब हम पढ़ रहे होते हैं या इस्लामिक हिस्ट्री हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहां देखते हैं कि जो राजगद्दी है उस राज्य के लिए, शासन के लिए पिता पुत्र आपस में विवाद करते, संघर्ष हो जाते हैं, पिता की जीवित अवस्था में पुत्र में विवाद आ जाता है।
हालांकि एक दो एग्जाम्पल्स हमें जो मिलते हैं वो हिंदू जो राजपूती इतिहास रहा है उनके अंदर भी मिलता है, लेकिन एक दो एग्जाम्पल होना एक अलग बात है, एक विचार की बात है। लेकिन यहां जो देखते हैं उसके पीछे रीजन का आप ये ध्यान रखिए। दरअसल यहां जो सनातनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति के अंदर उत्तराधिकार का जो नियम है वो क्लियर है कि पिता की मृत्यु के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी होगा। लेकिन वहां इस प्रकार का कोई उत्तराधिकार नियम नहीं है कि जिससे ये बताया जा सके कि वो क्लियर, इसलिए वो झगड़े का कारण वहां लगातार बनता रहा है। यह देखिए मित्रों, परिवार को मिला के कुल बनता था। कुल जिसका मुखिया कुल, कुलप या कुलपति या गृहपति कहलाता था। कुलों को मिला के ग्राम बनते थे, ग्राम को मुख्य ग्रामीणी था। ग्राम को मिला के विश बनते थे जिन्हें विशपति कहा जाता था। विश शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। विश्व को मिला के जन बनते थे जिन्हें राष्ट्र की संज्ञा भी दी जाती थी। इसका उल्लेख 275 बार ऋग्वेद के अंदर है। और इसका जो मुखिया होता था वो जनपति कहलाता था। ये एक वो ही श्रृंखला है हमारे यहाँ वर्तमान में जो हम देखते हैं, जैसे कि आपको जिले को मिला के हमारे यहाँ तहसील से उपखंड, माफ कीजिएगा, जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं, लेकिन तहसीलों को मिला के उपखंड और उपखंड को मिला के जिलों को मिला के राज्य को मिला के देश, इस प्रकार से पूरी स्थिति एक जो बनती है। इस प्रकार जो वही खेल उस समय था, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था हमारी प्राचीन व्यवस्था, कहीं ना कहीं हमारे आज के प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्तर पर हम प्राचीन जो रीतियां हैं जो प्रशासनिक उनको अपनाए हुए आज भी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम उसका पूरा कंसेप्ट यहाँ एक एक टॉपिक पर क्लियर करेंगे। सबसे श्रेष्ठ या सबसे बड़ा जो जन था वो भरत जन, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत जन था, जिसमें वज्र, यश्व, दिवोदास और सुदास जैसे महान शासक इस जन के अंदर हुए हैं। इन जनों में 5 जन मुख्य रूप से थे जिन्हें पंचजन्य के नाम से जाना जाता था। और 5 जन थे अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वस। इन 5 जनों को अनु, द्रुहु, यदु, पुरु और तुर्वस, इनको पंचजन्य कहा जाता था। और भी जन थे जिन्हें क्रीवी, भित्सु, अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विशानिन, ये सारे आर्य जन थे, यानी कि ये आर्य जाति इसके अंदर शामिल थी। यहाँ आर्यों के साथ अनार्य भी मौजूद थे। अनार्य जाति का जो नाम आता है उसमें पिशाच, किकट, यशु, अज, सिग्रु, ये अनार्य जाति रही है। विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो ऐसे स्टूडेंट जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वहां पर बढ़ जाता है। हमारा जो कंसेप्ट बहुत अच्छा वहां चेक करता है एग्जामिनर, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी जाति अनार्य है या कौन सी जाति आर्य है या नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, यहाँ पिशाच, किकट और यशु और अज, सिग्रु, ये सब क्या है, अनार्य जातियां हैं। अनार्य इन जाति जो राजा थे, मेद, संबर, नमुची, ये अनार्य राजा थे, यानी कि अनार्य जो जातियां उनके जो राजा थे वो मेद, संबर, नमुची, ये अनार्य मिलते हैं। संबर जो रहा है, संबर की जो हत्या की जाती है वो दिवोदास के द्वारा इसकी हत्या की जाती है लेकर के। हर राज्य में मित्रों हम जानते हैं कि राजा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, राजा या राज संस्था का जो उदय हुआ था, इसके पीछे कंसेप्ट क्या था? ऋग्वेद काल के अंदर राज संस्था का जो उदय हुआ था वो सैन्य व जातीय नेतृत्व के लिए हुआ था। एक ऐसी आवश्यकता हुई कि जातीय नेतृत्व, चूंकि उस समय जो परिवार थे वो कबीले के रूप में कबीलाई जीवन था। उस समय राज्यों का चूंकि जनसंख्या बहुत कम थी तो एक कबीलाई जीवन वो जिया करते थे। ये हम जो बहुत प्राचीन जो कभी जो आजकल टीवी पर जो हम लोग सीरियल देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े संसाधन जो दिखाए जाते हैं, ये यथार्थ से बहुत दूर है, क्योंकि उस समय मनुष्य इन सब से परिचित नहीं था। इतिहास हमारा ये कहता है। तो आप भी ध्यान रखिए कि यहाँ से जो देखा जाता है तो उस समय जो जातीय नेतृत्व है उसके लिए एक संस्था की आवश्यकता ही, एक अनुशासन बनाए रखने के लिए उसमें एक जो राजपद, राजा का पद बना और राज संस्था का उदय हुआ, राज्य का निर्माण उस समय हुआ। राजा के लिए आप ये ध्यान रखें, दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोप्ता जनस्य और पुरा भेदता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर हुआ है। गोप्ता जनस्य यानी कि राजा जन रक्षक था। राजा के पास न्यायिक अधिकार ना के बराबर थे। न्याय राजा ही करता था, लेकिन राजा पुरोहित से सलाह के बात करता था, इसलिए न्यायिक अधिकार या वैधानिक अधिकार राजा के पास नहीं थे। पुरा भेदता यानी दुर्गों का भेदन करता जो है,
अपने तमाम राज्य की रक्षा करने का जो दायित्व है वो राजा के पास मौजूद था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोप्त जनस्य शब्द, ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले आ चुका है कि गोप्त जनस्य शब्द का उल्लेख किसके लिए, वो राजा के लिए हुआ है। ऋग्वेद काल में राजा का जो चुनाव किया जाता था वो प्रजा के द्वारा किया जाता था। राजपद जो था वो ऋग्वेद काल के अंदर वंशानुगत या दैवीय नहीं माना जाता था। और राजा का जो पद है वो हालांकि आगे जाकर के उत्तर वैदिक काल के अंदर वंशानुगत हो गया था, लेकिन ऋग्वेद काल के अंदर और उत्तर वैदिक काल दोनों कालों के अंदर भी राजा जो था निरंकुश कभी भी नहीं होता था। क्योंकि राजा यदि निरंकुश होता था तो उसे हटाया जा सकता था। उसे हटाने का प्रोसेस था, वो मैं आपको अभी बताऊंगा किस प्रकार से वो उसको हटा सकते थे। राजा एक तरीके से उस समय एक कबीलाई जो जीवन मुखिया है उस रूप के अंदर वो काम करता था। एक कबीले के मुखिया के रूप में वो वहां रहा करता था। एक सेवा भावी एक के रूप में था, यानी कि जन रक्षक जन सेवक के रूप में उसकी भूमिका राजा की रहा करती थी। आज के वर्तमान जो राजा हैं उनमें और उस राजा में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था। राजा के दो स्तर थे। जो सबसे बड़ा राजा था उसे सम्राट कहा जाता था, और जो सबसे छोटा राजा था उसे राजक के नाम से जानते थे। सबसे बड़ा सम्राट और सबसे छोटा राजा। ऋग्वेद के अंदर उस काल की जो शासन प्रणालियां हैं उसके दो प्रकार हमें वहां दिखते हैं, एक राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। 10वें मंडल जो ऋग्वेद का है उसमें गणतंत्रात्मक प्रणाली का उल्लेख हमें यहाँ मिलता है। मैंने आपसे कहा कि जैसे राजा जो था वो एक जनरक्षक था, एक सेना नायक के रूप में था, लेकिन उसके पास वैधानिक और न्यायिक अधिकार नहीं थे, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन न्याय राजा जो करता था वो पुरोहित की सलाह पर करता था, यानी कि वो जो है राजा न्याय के मामले में स्वतंत्र नहीं है। न्यायिक में जो आदेश जा रहा है राजा का जा रहा है, लेकिन इसमें सलाह जो है पुरोहित की आ रही थी। ऋग्वेद में हमें एक शब्द मिलता है जिसे बलि शब्द कहा जाता है। बलि, ये बलि भेंट के रूप में आया है। ये बलि एक दान के रूप में यहाँ पर आता है, जिसमें जो बलि है मुख्य रूप से अन्न के रूप में दिया जाता था, जो राजा को प्रदान किया जाता था। कर की व्यवस्था थी। प्रजा जो है वो राजा को कर दिया करती थी, और जो राजा को जो कर देती थी उसको बलिहत कहा जाता था। अब आप ये ध्यान रखिए बलिहत शब्द का अर्थ कहाँ आ रहा है या बलि जो शब्द है वो कहाँ आ रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से किसी पशु या मनुष्य की बलि को लेकर के शब्द जो दिया जाता था, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, उस बच्चे के दिमाग में बात आ सकती है, लेकिन बलि भेंट को लेकर के बात हो रही है। उस समय अन्न के रूप में भेंट दी जाती थी, और जब देवताओं को जो भेंट आगे चलन आया तो पशुओं की हत्या करके वो बलि दी जाने लगी। लेकिन ये बलि उस समय दे रहे थे दान के रूप में ही है। हालांकि जो किसी पशु की हत्या करके काट वो भी दान ही कर रहे हैं एक तरीके से देवताओं को, लेकिन वो गलत है, मैं उसके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, लेकिन वो शब्द बलि आया हुई है, वो अन्न के रूप में वहां पर था। राजा जो है वो भूस्वामी नहीं था, राजा के नाम की कोई जमीन नहीं रहा करती थी। राजा एक युद्ध नायक के रूप में था। यहाँ एक बड़ा एक रोचक एक तथ्य हमें यहाँ मिलता है कि ऋग्वेद में एक शब्द आया जिसको पुरचरिष्णु कहा जाता है। पुरचरिष्णु एक इंजन था जिसके माध्यम से दुर्ग तोड़ा जाता था। दुर्ग के चारों की जो दीवार थी उसको तोड़ा जाता था। आज ये परंपरा मिडिल जो हमारा जो मिडाइवल जो रहा है उस टाइम तक भी चला है। तो चरिष्णु नाम जो आता है वो एक इंजन के लिए आता है जिसके माध्यम से दुर्ग को तोड़ा जाता था। जो प्रधान सेना नायक हुआ करता था जब वो युद्ध के लिए जाते थे तो उसकी वो अपनी आत्मरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के जो आप एक तरह वस्त्र है उनको धारण करता था, जैसे कवच है, शिरस्त्राण है, बाहुत्राण है, अंगुली त्राण है, ये इन सबको धारण किया करता था। युद्ध का जो माध्यम उस काल में था वो मुख्य जो हथियार थे धनुष बाण थे। धनुष बाण के द्वारा युद्ध किया जाता था, लेकिन इनके जो द्वारा जो दूसरा जो हथियार हमें मिलते हैं वो हमें बर्छी, भाला, करसा, तलवार, इनके माध्यम से भी युद्ध उस काल के अंदर किया जा रहा था। युद्ध वहां जो होते थे, चूंकि जो छोटे छोटे जन थे उन जनों के बीच युद्ध हुआ करते थे। हमें ऋग्वेद काल के अंदर एक महायुद्ध जो एक तरीके से मानी, क्योंकि ज्यादातर जो हमें दिखता है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में हमें जानकारी है, तो क्योंकि वो महाभारत के अंदर हमें लिखा मिल जाता है। लेकिन ऋग्वेद काल के अंदर जो युद्ध हुआ था जिसे 10 राग युद्ध के नाम से जानते हैं,
आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि 10 राग युद्ध का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद के अंदर है। ये 10 राजाओं के बीच एक युद्ध हुआ था, और एक जो पूरे एक ग्रुप था वो 10 राजाओं का था, और एक तरफ दूसरा एक कबीला था। युद्ध में जो इसका कारण जो युद्ध का जो कारण था वो गविष्टि माना जाता है। गविष्टि यानी गायों की गवेषणा। आप भी ध्यान रखिए, उस ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो महत्वपूर्ण जो पशु था या संपत्ति जो मानी जाती थी वो गाय मानी जाती थी, यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हुआ करती थी वो उतना ही धनी व्यक्ति होता था। दक्षिणा में गाय दी जाती थी, विनिमय का माध्यम उसमें गाय था। तो गाय जो है एक गायों के लिए ही युद्ध थे। मध्यकाल तक भी हम देखते हैं हमारे जो राजस्थान के जो लोक देवता हैं, उन लोक देवताओं में आप तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, इनमें देखते हैं तो वो गायों की रक्षार्थी उन्होंने अपने प्राणों को गंवाया है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं गायों की रक्षा, गायों के लिए उस समय युद्ध होता था। रात्रि में गायों की चोरी होना नॉर्मल बात थी वहां पर उस काल के अंदर, क्योंकि संपत्ति का वो बड़ा माध्यम माना जाता था। उस काल में गोमती नामक जो व्यक्ति सबसे धनी व्यक्ति था, शक्तिशाली था, जिसके पास संपत्तिशाली था, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय थी। यहाँ दसराग जो युद्ध है इसके बारे में अब हम जानकारी देते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ये ध्यान रखिए, इसके बारे में क्वेश्चन आपका आता है। दसराग युद्ध की डिटेल जो है मैं अगली क्लास के अंदर आपको दूंगा। वो आपको अलग से एक स्पेशल वीडियो बना के बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम जो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनकी बात करते हैं। 1700 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का काल जो है वो दसराग युद्ध का काल माना जाता है। जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, वो आज जो पंजाब क्षेत्र वहां ये युद्ध हुआ। आज जो वर्तमान में हम देखते हैं तो परुष्णी और रावी नदी, जो परुष्णी जिसको रावी नदी के नाम, आज प्रथम रावी नदी के नाम से हम जानते हैं। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम परुष्णी नदी है, और ये युद्ध उस नदी के किनारे हुआ था। एक ग्रुप में जो शामिल थे राजा सुदास, और दूसरा जो था वो था 10 राजाओं का संघ था, जिसमें 5 जो आर्य थे और 5 जो थे वो अनार्य थे। आर्यों में जो पुरु जो है वो उसका नेतृत्व कर रहा था, अनार्य का नेतृत्व मेद कबीले के द्वारा किया जा रहा था। तो पुरु कबीला, मेद कबीला ये नेतृत्व कर रहे थे। और इधर राजा जो है, राजा सुदास, जो त्रित्सु वंश से कबीले से संबंधित रहा है। राजा सुदास त्रित्सु वंश, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। राजा सुदास किस कबीले से संबंधित है, तो वो ध्यान रखिए, त्रित्सु का नाम इसके अंदर आता है। तो त्रित्सु जो कबीला से संबंधित रहा है, इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी राजा सुदास की हुई थी। यहाँ राजा सुदास के जो पुरोहित हैं वो वशिष्ठ थे और इनके विश्वामित्र थे। युद्ध उस समय मैंने कहा कि ज्यादातर जो कारण है वो गायों के लिए हुआ करते थे, लेकिन यहाँ जो राय दो कायम हमारी होती कि जो दसराग युद्ध है, इस युद्ध का कारण जो क्या रहा था, तो कहते हैं कि राजा सुदास ने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटा दिया था, और हटा के वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। ये विश्वामित्र के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, और इस युद्ध की हार के बाद जो विश्वामित्र भूमिगत हो गए थे, लेकिन बाद में वो एक महाशक्ति बनकर के उभरे भी। दूसरा कारण जो डॉक्टर डी कोसाम्बी के द्वारा जो है माना गया है, उन्होंने ये माना है कि दसराग जो संघ है उसके द्वारा परुष्णी नदी का जो जल है उसको प्रवाह को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा था, इसलिए ये युद्ध हुआ। इस प्रकार ये युद्ध का कारण हुआ था लेकर के। अब आप ध्यान रखिए मित्रों, 2 संस्थाएं, मैंने कहा कि राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। रीजन कि 2 संस्थाएं, एक सभा और समिति, इन्हें प्रजापति की पुत्रियां माना जाता है। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी जो राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी कि राजा निरंकुश न हो जाए। तो सभा के जो सदस्य थे वो कुलीन सदस्य और वृद्ध जो थे, बुद्धिमान, एक उच्च कुल के जो लोग थे वो सभा के सदस्य थे, और जो आम जन है, प्रजाजन जो थी आम, वो समिति की सदस्य थी। आज वर्तमान में यदि हम इनको जोड़ते, वर्तमान संदर्भ में आप लेने का इनको प्रयास करते हैं, तो सभा एक तरीके से आप राज्यसभा की बात कर सकते हैं, समिति आप लोकसभा की बात कर सकते हैं। राज्यसभा यानी कि राजाओं की सभा एक तरीके, तो ये भी जो थी बड़े लोगों की सभा थी, बड़े वृद्धों की सभा थी, बड़े जो उम्र में काफी अनुभवशील रहा करते थे या जो कुलीन परिवारों से थे, वो लोग इसके अंदर शामिल थे। समिति के अंदर आम जन शामिल थे।
और ये संस्थाएं दोनों संस्थाएं मिल करके, और जो समिति है वो आप लोकसभा को मान सकते हो। तो एक तरीके से सभा राज्यसभा और समिति जो है वो लोकसभा, आज भी हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों जो राजा जो होता है, राष्ट्रपति हुआ या प्रधानमंत्री, उस पर अंकुश लगा के रखते हैं, ये कहीं निरंकुश ना हो जाए, तानाशाही इनके अंदर नहीं आए, इसलिए इन पदों पर ये अपना जो नेतृत्व वो कायम वो अपना जो, ये मानिए कि एक तरीके से नेतृत्व मान के चल सकते हैं, या आप मानिए कि बंदी से मान के चल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कंट्रोल, नियंत्रण एक तरीके से वो कायम रखते हैं। हमारे ऋग्वेद के अंदर हमें 3 अधिकारी वर्ग का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 पुरोहित, नंबर 2 सेनानी, और नंबर 3 ग्रामीण। ग्रामीण जो था वो प्रशासनिक और सैनिक कार्य, दोनों प्रकार के कार्य किया करता था। ये 3 अधिकारियों को जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। यहाँ इस काल में शारीरिक दंड व जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन मृत्यु दंड नहीं था। यहाँ यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको कोई मृत्यु दंड वाली स्थिति तो नहीं होता था। यदि कोई व्यक्ति कर्ज ले रहा है और किसी का कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो उसे ऋणदाता की जीवन भर सेवा करनी होती थी। इस प्रकार की सजाओं का प्रावधान उस काल में था। ऋग्वेद में एक व्यक्ति को शतदाय शब्द से वहां उल्लेखित किया गया है, जिसका अर्थ माना जाता है उसकी जो जान की कीमत है, शतदाय यानी 100 गाय। यानी कि मानिए कि जान, जो मृत्यु दंड है, वो उस काल में नहीं दिया जा रहा है। मित्रों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर ऋग्वैदिक समाज के बारे में, ऋग्वैदिक जो सभ्यता है उसके बारे में, राजनीतिक व्यवस्था तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग आर्थिक जो व्यवस्था उनकी है, सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो किस प्रकार के लिए आमोद प्रमोद के साधन क्या थे, ऋग्वैदिक समाज से उत्तर वैदिक समाज में क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार, वो मेरी अगली वीडियो क्लासेस के अंदर बात रहेगी। अब इस वीडियो क्लास के बाद आप अपने नोट्स को बहुत आसानी से बनाएं, बहुत शांति से बनाएं। आप इसको 2-3 बार सुन करके भी आप इसको वीडियो क्लास को सुन लेंगे तो आराम से नोट्स आपको याद हो जाएंगे। ये क्लास आपको, ये जाने मैं पहले बता चुका हूँ, आपके सिविल सर्विस के IAS के एग्जाम में, RS के एग्जाम में, अदर जो स्टेट्स के जो PCS एग्जाम्स हैं उनके अंदर, नेट एग्जाम में विशेष तौर पे फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो हिस्ट्री से देने वाले हैं उनके लिए, रीट एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहायक टॉपिक इसके अंदर रहेगा। और ये मानिए कि क्वेश्चन निकलने गुंजाइश हम नाम मात्र की यहाँ से रह जाती है, गारंटेड क्वेश्चन सारे यहाँ से आ जाते हैं। आपको खासतौर पे बड़े आराम से तैयारी इसके अंदर करनी है, बहुत धैर्य के साथ तैयारी करनी है इसमें, और ज़्यादा नर्वस या टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगली क्लास के अंदर मैं आपके साथ मिलूंगा। ये क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करते उनको देते रहें। क्योंकि हाँ, अब इस त्रासदी के दौरान आप देख रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं विद्यार्थी, या हम सभी लेके, और कोचिंग्स हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, एक मेरा प्रयास है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तैयारी करा सकूँ। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में दें, ऐसे विद्यार्थियों से ज़्यादा करें जो आपकी मानी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या कोचिंग की मोटी मोटी फीस नहीं दे पाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान रखिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी समस्या जो है उसको सेंड कर सकते हैं लिख करके 9610232818 पर। आपकी जो जिज्ञासा है और उसको पूरी शांत करने की कोशिश मैं करूंगा। पूरे उसके आंसर जो होंगे वो आपको आसानी से पहुंच जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आपको पढ़ाई के दौरान मेरे साथ नहीं होगी। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।